आज रविवार है और 11 बजे हम लोग किसी एक नए विषय पर नई चर्चा के साथ हमेशा उपस्थित होते रहे हैं। आज भी हम एक नया विषय लेकर के आपके बीच में चर्चा के लिए आए हैं। वो विषय घर घर को प्रभावित करता है, पूरे समाज को प्रभावित करता है और वह विषय है नशा। नशा की अगर परिभाषा पर विचार करें तो मेरे विचार में तो नशा की एक ही परिभाषा हो सकती है कि ऐसी किसी वस्तु का उपयोग जो हमारी बुद्धि को प्रभावित करे, सोचने की शक्ति को प्रभावित कर दे, उसको नुकसान पहुंचाए, कम कर दे, इस तरह की किसी वस्तु के उपयोग को हम नशा करते हैं। नशे का प्रभाव तो वैसे बुद्धि पर तो होता ही है, कुछ शरीर पर भी होता ही है। तो नशा जो है वो कई प्रकार का होता है। कुछ लोग तो कह देते हैं कि घमंड भी एक नशा है, पैसा भी नशा है, किसी का रूप नशा है, कोई कहता है पद नशा है। ये सब नशा नहीं माना जाता है, ये घमंड है। इसका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा प्रभाव बुद्धि पर नहीं पड़ता है कि कोई तुरंत प्रभाव पड़े। और फिर नशा में और घमंड में एक फर्क और है कि जो नशा होता है वो उपयोग किया जाता है और फिर उतर भी जाता है, लेकिन अगर घमंड होता है तो वो चलते रहता है। तो इसलिए उसको नशा कहना उचित नहीं है घमंड को, लेकिन लोग कह देते हैं और खास करके नशाबाज लोग जरूर कहते हैं कि घमंड को नशा कह देते हैं। मैं उसको नशा नहीं मानता। वैसे नशा में कई चीज़ें शामिल होती है, गांजा, भांग, हेरोइन, LSD, तंबाकू। कुछ लोग तो चाय को भी थोड़ा बड़ा नशा कह देते हैं, लेकिन अब चाय जनरल चीज़ हो गई है और चाय में कोई बहुत बड़ा माने नशे की बात नहीं है। थोड़ा बड़ा अगर होगा तो होगा, लेकिन नशे से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हो रहा है तो वो है शराब। वैसे हानिकारक की दृष्टि से LSD, हेरोइन, अफीम, इन सबको ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान करते हैं। आर्थिक, शारीरिक, बौद्धिक, सब तरह से ज़्यादा नुकसान करते हैं। फिर भी इन सब की तुलना में ज़्यादा उपयोग होता है शराब का। वैसे जैसे भांग, तो भांग का अलग नशा माना जाता है। इन सब का नशा अलग अलग है, सबका प्रभाव भी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सब नशे का प्रभाव एक समान हो। जैसे भांग, अब भांग का प्रभाव कुछ अलग तरह का माना जाता है। भांग नशा तो है, लेकिन शराब और भांग में बहुत अंतर मानते हैं। गांजा का प्रभाव अलग मानते हैं। तो हम लोग इन सब नशों में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चिंता कर रहे हैं शराब की, क्योंकि शराब का वैसे तो पूरी दुनिया में व्यापक प्रभाव है, व्यापक उपयोग होता है और भारत में तो होता ही है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत प्राचीन समय में नशे के लिए सोमरस का प्रयोग होता था। ऐसा भी लोग कहते हैं कि सोमरस का उपयोग होता था। मैं नहीं कह सकता कि सोमरस टॉनिक था या नशा था, क्या था, जो भी रहा होगा, लेकिन सोमरस का पान तो देवता लोग भी करते थे, अच्छे लोग भी करते थे। अब क्या था क्या नहीं था, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं तो वर्तमान समय की चिंता कर रहा हूँ कि वर्तमान समय में शराब व्यापक नुकसान पहुंचा रही है। बहुत शराब का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ये सोचिए आप कि
प्राचीन समय में या कम से कम स्वतंत्रता के पहले शराब पर उस तरह का कोई रोक नहीं थी समाज में। लोग उपयोग करते थे, खुला भी उपयोग करते थे। उसके बाद इस पर व्यापक प्रतिबंध लगने शुरू हो गए, बहुत तरह की कड़ाई शुरू हो गई। स्वतंत्रता के बाद सरकार शराब रोकने लग गई। सब इतना प्रयास करने के बाद शराब बढ़ गई। उस समय हजारों वर्षों से शराब चल रही थी, लेकिन उतना व्यापक उसका प्रभाव नहीं दिख रहा था जितना कि अब प्रभाव दिख रहा है ज्यादा। ये एक बड़ा विचित्र बात है कि शराब जब बंद करने लगे तो बंद करने के प्रयास तो असफल हुए, उल्टा बढ़ती जा रही है। ये एक सोचने का विषय है, चिंता का विषय है कि पहले शराब छूट होते हुए भी, खुली होते हुए भी लोग शराब को बहुत बुरा मानते थे, और अब प्रतिबंध होते हुए भी शराब बढ़ रही है। यह भी एक सोचने का विषय है। दूसरा एक और सोचने का विषय है कि लोग अब कहने लग गए हैं, आमतौर पर लोग कहने लग गए हैं कि शराब पीने से अपराध बढ़ते हैं। तो मैंने सर्वे किया खुद, मैंने ये पाया कि हमारे क्षेत्र में, हम जहाँ रहते हैं सरगुजा जिले के रामानुजगंज ब्लॉक, हमारे जिले में तो लोग 95% लोग शराब पीने वाले हैं। आदिवासी हैं अधिकांश, सब शराब पीते हैं। शराब पीते हैं, अशिक्षित भी हैं, गरीब भी हैं, बहुत ईमानदार भी हैं, सच बोलने वाले हैं। हमारे क्षेत्र में जहाँ 95% लोग शराब पीने वाले हैं, वहाँ अपराध कम है। मैं उत्तराखंड गया, उत्तराखंड 2 साल रहा। वहाँ तो आदिवासी नहीं है, वहाँ तो ज्यादा आबादी तो ब्राह्मण राजपूतों की है, और वो ब्राह्मण राजपूत भी आमतौर पर शराब पीते हैं। वहाँ पर खुला एकदम खूब शराब चलती है। वहाँ इतनी शराब चलती है और अपराध नहीं है। तो फिर शराब पीने को अपराध के साथ जोड़ना, ये मूर्खता है कि धूर्तता है कि षड्यंत्र है, ये पता नहीं है। क्योंकि शराबी जो होता है वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है, अपना घर बर्बाद करता है, अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन शराबी अपराध नहीं करता। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि जो शराब नहीं पीते हैं वो लोग शराबियों का अपराध में उपयोग करते हैं, अपराध कराया जाता है उनसे शराब पिला करके। तो प्रश्न ये है कि एक आदमी मोटिवेटर है, एक मोटिवेटेड है, एक आदमी दूसरे को एक माने चला रहा है, संचालित कर रहा है, शराब नहीं पीता है, बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, अपराध कराता है, और एक आदमी अपढ़ है, नहीं समझता है, शराबी है, वो उसके कहने से प्रभावित होकर के अपराध करता है। तो सबसे ज्यादा नुकसानदेह कौन है समाज के लिए? दिखता तो शराबी है कि ये शराबी अपराध किया, लेकिन उसके पीछे कौन है? जो शराब नहीं पीता। इसलिए जो शराबी क्षेत्र के लोग हैं वहां अपराध कम है, क्योंकि वहां कराने वाले लोग ज्यादा नहीं है, और दूसरे क्षेत्रों में जो शराबी नहीं है वो अपराध करा रहे हैं। इसलिए अब बताओ कि भारत छत्तीसगढ़ के लोग, उत्तराखंड के लोग शराबी हैं, अपढ़ हैं, गरीब हैं, ईमानदार हैं, सच बोलने वाले हैं और मानवता का व्यवहार करते हैं। वो शराबी हो गए बैकवर्ड और ये धूर्त हो गए फॉरवर्ड। तो परिभाषा भी यही लोग बताएंगे
दिक्कत तो ये आ रही है कि कुछ लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने खास करके, बुद्धिजीवी माने चला, शराबी माने मूर्ख, तो ये जो दो तरह के लोग हैं, ये शराबी और बुद्धिजीवियों के बीच में तो बुद्धिजीवी परिभाषा बना देते हैं और शराबी बेचारे कोई परिभाषा बना नहीं पाते हैं। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की परिभाषा बना दी गई, ये भी एक सोचने का विषय है। लेकिन एक बात जरूर विचार करने की है कि शराब व्यापक नुकसान पहुंचा रही है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, और शराब को बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर शराब चलती रही तो लोगों की, शराब से होता क्या है, मस्तिष्क तुरंत प्रभावित होता है। जैसे मैं तुमको बताऊं नशे का हाल, कि अगर हम नशा नहीं करते हैं कुछ भी, तो हमारा 34% मान लो दिमाग काम कर रहा है। अभी हम शराब पी लिए, नशा खा लिए, तो हमारा 34% से दिमाग 48% बढ़ जाएगा। शरीर में गर्मी आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, सब तरह की, दिमाग भी ज्यादा काम करने लग जाएगा, 48% हो जाएगा। और एक 5 मिनट के बाद दिमाग पर प्रभाव पड़ जाएगा, दिमाग को सुस्त हो जाएगा, शरीर और चुस्त हो जाएगा। शरीर चुस्त हो गया, दिमाग सुस्त हो गया, सोचने की शक्ति चली गई हमारी तुरंत। अब क्या हुआ, 4-6 घंटे के बाद नशा उतर गया, तो हमारा था पहले जो 34 था वो 48 हो गया था। जब नशा उतरेगा तो 33 हो जाएगा, 33.5 हो जाएगा। अब जब शराब पिएंगे हम बाद में, तो 33.5 से 47 होगा जाकर के, और 2 साल के बाद शराब नहीं पिएंगे तो 34 से हट करके 20 आ जाएगा, और शराब पिएंगे तो 34 हो जाएगा। तो हम उस स्थिति तक आ जाते हैं जहां हम शराब नहीं पीने वाली स्थिति में थे। इसका मतलब ये हुआ कि शराब पीने से हमेशा नुकसान ही होता है। साथ में नफा में क्या हुआ, एक तो ये तो हो ही गया, नफा में किडनी खराब हुई, और खास करके शराब से लीवर खराब होता है एकदम। हम तो देखे हैं कि परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं शराब के फेर में। तो शराब तो इतना खराब नशा है कि इसको किसी भी हालत में शराब को प्रोत्साहित तो होने नहीं देना चाहिए। जैसे भी नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। पूरे घर में अगर एक कोई शराबी निकल गया नहीं, इसलिए शराब को रोका जाना चाहिए, और रुक नहीं रही है। अब क्यों नहीं रुक रही है, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सरकार ने ये कहा कि हम शराब पर टैक्स बढ़ा देते हैं, शराब का उपयोग कम हो जाएगा। ठीक लाइन थी उनकी वो, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने क्या कहा, इसको कानून से रोको। तो सब पहले क्या था कि समाज शराब को बुरा समझता था, शराब समाज रोकता था, परिवार रोकता था, गांव के लोग रोकते थे कि शराब गिरा है। अब लोग निकम्मे हो गए, अब सारा काम सरकार करे। अब क्या हुआ कि सरकार पहले शराब पर टैक्स लगाती थी इसलिए कि शराब निरुत्साहित हो। अब सरकार टैक्स लगा रही है इसलिए कि सरकार का खर्चा चले। तो अब सरकार को शराब रोकने का कोई मतलब नहीं है, सरकार को पैसा चाहिए, तो उद्देश्य बदल गया सरकार का। तो सरकार कभी शराब रोकेगी ही नहीं। जो शराब रोकने का प्रयास करेगा उसको कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि हम गलती कर दिए हैं। ढो तो रहे हैं, नीतीश कुमार ढो रहे हैं, गुजरात ढो रहा है, इतने साल हो गए, कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं। क्योंकि शराब रोकना सरकार का काम नहीं है,
अच्छा, और एक बात और बताइए कि अगर शराब सरकार अगर रोकेगी तो डकैती कौन रोकेगा? ये जो नहीं शराब पीने वाले लोग हैं, जो शराब नहीं पीते, सरकार तो शराब रोकने में सारा दिमाग लगाएगी, और अपराध तो करा रहे हैं सारा जो नहीं शराब पी रहे हैं, वो सारा अपराध करा रहे हैं, इनको कौन रोकेगा? क्योंकि सरकार तो शराब रोक रही है। ये धूर्त लोग प्रचारित कर रहे हैं कि शराब पीने से अपराध बढ़ता है। कहीं शराब पीने से अपराध घटता बढ़ता नहीं है। अपराध तो बुद्धि से होता है, और शराबी के पास बुद्धि होती ही नहीं है। शराबी तो मूर्ख होता है, अपराधी तो धूर्त होता है आम तौर पर। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है, लेकिन अब ये प्रचारित हो गया है। एक बात आप समझ लीजिए कि शराब को हर हालत में रुकना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात कि सरकार से शराब नहीं रुकेगी, सरकार की नीयत भी नहीं है। और अगर नीयत भी हो तो सरकार को शराब नहीं रोकना चाहिए, यह सरकार का काम नहीं है। शराब रोकना समाज का काम है। हमारे बुद्धिजीवी निकम्मे धर्मगुरु, अरे धर्मगुरुओं का शराब रोकना काम है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारे रामानुजगंज के आसपास एकदम साधारण दो आदिवासी लोग शराब रोकने में लग गए। एक का नाम गैरा गुरु और एक का नाम राजमोहिनी देवी। रोक दिए पूरा एकदम से। अरे कोई सरकार की भूमिका नहीं है, दो लोग समझा करके रोक दिए। हमारे दो धर्मगुरुओं का इतना ज्यादा प्रभाव था, राजमोहिनी देवी का और गैरा गुरु जी का, कि ये दो मिलकर के शराब रोक दिए। अब आज हमारे बाबा रामदेव और ये बाबा लोग, इतने बड़े बड़े बाबा लोग हैं, ये निकम्मे बाबा लोग क्या कर रहे हैं? ये बाबा लोग कह रहे हैं सरकार शराब रोके। गांधी जी कितनों को शराब रोकने के लिए प्रेरित कर दिए, और अब गांधी जी के बाद हमारे गांधीवादी क्या कर रहे हैं? सरकार शराब रोके, सरकार शराब रोके। अरे निकम्मे लोग, तुम क्या कर रहे हो? सरकार शराब रोकेगी तो डकैती कौन रोकेगा? खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि शराब जो गरीब इलाकों में, जो बैकवर्ड इलाके जिसको कहा जाता है, जहां शराब चलती है वहां तो चलती है, लेकिन जहां शराब नहीं चलती है वहां शराब स्टेटस सिंबल बन गया है। हरियाणा में, हरियाणा बताओ, हरियाणा में शराब खुलेआम एकदम, शादी विवाह बिना शराब के नहीं हो रहा है हरियाणा में। पंजाब में खुलेआम शराब। बैकवर्ड बेचारा उत्तराखंड, बैकवर्ड बेचारा हमारा सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ का, ये बैकवर्ड और वो फॉरवर्ड। वो स्टेटस सिंबल बना लिए अपना शराब को, तो फॉरवर्ड हो गए। और ये अगर बारे सड़कों पर पीते हैं तो ये बैकवर्ड हो गए, क्योंकि सड़क पर इस तरह तो पीते हैं, वो स्टेटस सिंबल नहीं बनाए हैं। इसलिए ये जो है ये गलत है। शराब को एकदम रोकने का प्रयास धर्मगुरुओं को करना चाहिए। धर्मगुरु हो गए निकम्मे, और ये लोग अपनी जिम्मेदारी, आज समाज में क्या स्थिति है कि करने धरने को कुछ नहीं है किसी के पास, प्रभाव कुछ नहीं है किसी के ऊपर, कोई प्रभाव नहीं है, तो प्रभाव पड़ नहीं रहा है, करना है नहीं, और अपने को दिखाना है कि हम बड़े भारी समाज सेवा है, 30 मार खाए, दिखाना है खाली। तो दिखाने के लिए क्या करना है? सरकार शराब रोके। तो तुम काहे को प्रवचन दे रहा है सरकार समाज रोके? तुमसे जितना बनता है तुम करो, नहीं बनता है तो मत करो। सब काम सरकार पर डाल दो। दूसरों के को प्रवचन देने में बड़ा मजा आता है, अपने कुछ करना धरना नहीं। इसलिए मेरा एक साफ मत है, दो बात पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात
कि शराब को जैसा वर्तमान में समझा जा रहा है उससे कई गुना बड़ी समस्या है, बहुत घातक है और इसका व्यक्ति, परिवार और समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बात। और दूसरी बात कि शराब सरकार से नहीं रुक सकती है, सरकार की रोकने की नीयत भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। सरकार को शराब में लगाने की जरूरत नहीं है एकदम। अब सरकार शिक्षा देगी, सरकार अस्पताल चलाएगी, ये सरकार का काम है क्या कि वो शिक्षा दे और अस्पताल चलावे और शराब रोके? जो सरकार डकैती नहीं रोक पा रही है, बलात्कार नहीं रोक पा रही है, वह निकम्मी सरकार वेश्यावृत्ति रोक रही है, बार बालाओं को रोक रही है, वह निकम्मी सरकार तंबाकू रोक रही है। तंबाकू रोक रहे हैं, बताइए। अरे तुम्हारा काम आप माने नक्सलवाद रोकना है कि तंबाकू रोकना है? ये सरकार अब तंबाकू रोक रही है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि हमारे निकम्मे गांधीवादी, मैं गांधीवादी शब्द कह रहा हूं, हमारे प्रभावहीन और निकम्मे गांधीवादी, हमारे निकम्मे धर्मगुरु सरकार को कहते हैं कि तंबाकू रोको, सरकार को कहते हैं कि गांजा रोको, सरकार को कहते हैं कि शराब रोको, खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। कब मैं खूब बढ़िया से पढ़ा हूं, गांधी जी ने साफ कहा था एकदम कि अगर कोई शराब पी रहा है, अपना घर बर्बाद कर रहा है, उसकी बोतल फोड़ना हमारा काम नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है उसकी बोतल फोड़ना। हम उसके ऊपर बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गांधी जी का कहना यह था कि हम उसके लिए अनशन करेंगे, जान दे देंगे, लेकिन हम उसके ऊपर बल प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी बोतल हम नहीं तोड़ सकते। आज के गांधीवादी कहते हैं कि बोतल फोड़ दो, उसका जेल में बंद कर दो। अरे भाई, गांधी जी को काहे बदनाम कर रहे हो? गांधी जी ने कहा था क्या कि जेल में बंद कर दो शराब पीने वाले को? आप शराब पीने वाले को अपने घर में नहीं रोक सकते हैं, आप शराब पीने वाले को समाज में नहीं रोक सकते हैं। अब आप सरकार से कहते हैं कि जेल में बंद कर दो। सरकार डकैत को जेल में बंद करेगी कि शराबी को जेल में बंद करेगी? अरे नीतीश कुमार बताइए, पता नहीं कौन उनको प्रवचन सुना दिया, कौन ये गलत सलाह दे दिया, ठूसे जा रहे हैं जेल में लोगों को, शराब पीने वालों को। बिहार में मैं खूब अच्छी तरह जान रहा हूं कि बिहार में मर्डर करने के ठेके होते हैं, दुकान खुली हुई है, कई जगह दुकानें खुली हुई हैं कि जिसको मर्डर कराना है आइए, इतना पैसा दीजिए और आप मर्डर कराइए। तो मर्डर करने की जहां दुकानें खुली हुई हैं, वो दुकान नहीं रोकेंगे, क्या रोकेंगे? शराब रोकेंगे। क्यों भाई? धर्मगुरुओं ने प्रवचन दिया है उनको शराब रोकने का। मैं इस प्रकार के शराब रोकने वाले धर्मगुरुओं के पक्ष में नहीं हूं। मैं तो इस पक्ष में हूं कि हम अपना परिवार में रोकें, आसपास रोकें, जितना रुक सकता है उतना रोकें, लेकिन बिना कुछ किए एक नकली तगमा लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने शराब रुकवा दी, सरकार के सामने अनशन कर दिया, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, शराब के खिलाफ आंदोलन करने वाले जो भी लोग हैं और सरकार को सलाह देने वाले, शराब को आप जनता के बीच में रोकने के लिए आंदोलित करिए, लेकिन आप सरकार के ऊपर दबाव मत डालिए। लगेगा आपको कि बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं, मैं विचित्र बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने प्रयोग किया है। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने रामानुजगंज शहर में, अपने शहर में 40 साल पहले कहा गया है शराब बिकती है, बेचते हैं, कुछ भी, कोई अपराध नहीं है, शराब खरीदना बेचना कोई अपराध नहीं है, सब खुला कर दो। और हम लोगों ने पूरा जोर लगाया कि शराब का प्रयोग घट जाए, और शराब का प्रयोग वहां घटा
और सरकार को हर दखल बंद कराया हम लोगों ने। सरकार का काम नहीं है, हम लोगों का काम है, हम लोगों ने उसके लिए मेहनत की। ये मोटी मोटी बात है। हमारे तो पूरे परिवार में कोई तंबाकू भी खाने वाला नहीं है, तो क्या सरकार के दबाव से है क्या? सरकार का तो इसमें कोई दखल नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शराब बहुत नुकसानदेह है और शराब को बिल्कुल रोका जाना चाहिए। रोकने में परिवार की भूमिका होनी चाहिए, समाज की भूमिका होनी चाहिए, धर्म गुरुओं की भूमिका होनी चाहिए और सरकार को इससे बिल्कुल बाहर हो जाना चाहिए। हाँ, इतना हम कर सकते हैं सरकार से कि भाई शराब सरकार न बेचे, इतना तो कर सकते हैं कि सरकार क्यों शराब बेचती है। लेकिन अगर सरकार ये समझती है कि भाई शराब को रोकने के लिए टैक्स लगाने की जरूरत है, लगाने दीजिए उसको, क्या हो जाएगा? अगर बिना टैक्स के शराब चलेगी तो उसके बजाय अगर टैक्स लगता है तो लगने दीजिए। सरकार के काम में दखल मत दीजिए, सरकार पर दबाव मत डालिए, आपसे जितना बनता है उतना करिए। एक तीसरी बात और है, और वो ये है कि वर्तमान समय में हम लोग शराब पीने वालों से घृणा करने लगते हैं। दूर ये रे शराब पीता, दूर रहो, फलाना है, ठिकाना है, शराब पीता है, उसको अपमानित करते हैं वर्तमान समय में। मैं भी इस पक्ष में हूं, करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए? वर्तमान समय में अगर आप नशा वाले को अपमानित करेंगे तो जो अपराध करने वाले लोग हैं, शराब नहीं पीते हैं, अपराधियों को मदद करते हैं, वे लोग इनका उपयोग करेंगे, क्योंकि आप तो उसको दुत्कारेंगे और वो पुचकारेगा, तो घाटा किसका होगा? तो घाटा तो हमारा होगा, क्योंकि हमारे लोग टूट टूट करके अपराधियों की तरफ चले जाएंगे। हमारी पूरी जो लड़ाई है वो शराब से नहीं है, हमारी पूरी लड़ाई तो अपराध से है। और हम शराब के पीछे पड़ करके, शराबियों को अपमानित करके अपराधियों को फायदा पहुंचा देते हैं। तो बिल्कुल ये समझने की जरूरत है यह बात कि हम शराबियों को समझाएं, दुत्कारे नहीं, पुचकारिए, समझाइए उनको किसी तरह से, जैसे जरूरत पड़े उस तरह से करिए, शराब छुड़वाने का प्रयास करिए, लेकिन ऐसा मत कर दीजिए कि वो अपराधियों के हाथ में चला जाए। इसलिए वर्तमान परिस्थितियां जो समाज में हैं, इन परिस्थितियों में अपराध बढ़ रहे हैं और हमारे शराब पीने वाले जो भाई हैं उनका अपराधी उपयोग कर रहे हैं और हम लोग नासमझी में शराब पीने वालों को दुत्कार रहे हैं और सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि शराब रोको, और उसका परिणाम हो रहा है कि अपराधी खुलेआम आगे बढ़ रहे हैं। जिससे हमारी लड़ाई है उसको तो हम रोक नहीं पा रहे हैं, और जिससे लड़ाई नहीं है उनसे हम बिना मतलब की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहावत है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। हमारी लड़ाई, हमारा शत्रु कौन है? तो समाज का शत्रु है वर्तमान में अपराध। और अपराध और अगर शराब, ये दोनों एकजुट हो जाएंगे, अपराधी और शराबी, तो हमारे लिए और नुकसानदेह हो जाएगा। तो इसलिए शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसको समझने की जरूरत है। तो हम लोग नासमझी में शत्रु के शत्रु को भी शत्रु बना दे रहे हैं, ये भी एक गलती हो रही है। तो 2-3 बातें विचार करने की है। पहली बात, हम लोगों को एक काम तो ये जरूर करना चाहिए, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं अगर वर्तमान में, एक काम यह तो जरूर करना चाहिए कि अगर कहीं कोई अपने रिश्ते नाते में और नजदीकी में, नजदीक के लोग जो होते हैं वहां अगर खुलेआम स्टॉल लगा करके अगर किसी फंक्शन में शराब चलती है तो आप उसको एक जरूर कंडेम कीजिए,
कहिए कि ये गलत है, कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए, हिम्मत तो करिए कहने की कि भाई हमारा रिश्तेदार देख यार तू इस तरह से शराब करेगा तो हम चले जाते हैं, बेकार है यार तुम्हारे, तुमको अलग रखो ना, छिपा के चलाओ। एक को कौन सा कि एकदम से शादी है तो बिना शराब के नहीं हो सकती है क्या? कोई जरूरी है कि शराब इसमें चलना ही चाहिए? शराबियों के दबाव में लोग इस तरह से अपना बना ले रहे हैं, हम लोग दबाव नहीं बना पा रहे हैं। तो हम अपने घर में तो दबाव बना नहीं पा रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों में तो बोल भी नहीं पा रहे हैं, नहीं क्या कहेंगे, सब तो पीने वाले कर, और सड़क पर निकल करके ड्रामा करेंगे सरकार शराब रोके। अब सरकार वहां शराब रोके, तुम अपने रिश्ते नाते में शराब मत रोको, सरकार शराब रोके आकर। मेरा ये मत है कि हम लोग अगर यहाँ से शुरू करें, थोड़ा शुरू करें, सारे देश की नहीं रुकेगी, सारी दुनिया की नहीं रुकेगी, अपने घर की तो रुकेगी। अपना कर्तव्य तो हम पूरा कर लेंगे, बाकी लोग भी पूरा करते रहेंगे। धर्मगुरुओं को ये चाहिए कि धर्मगुरु सरकार पर शराब रोकने का दबाव मत बनाए, समाज में शराब रोकने का दबाव बनाए, समाज को प्रवचन दें, ये उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा एक संदेश है इस संबंध में। तो मेरा ये मत है कि शराब को रोकने में समाज को और आगे आना चाहिए और सरकार को अपनी भूमिका इससे हटा लेनी चाहिए। ये सरकार का काम नहीं है और शराब को गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि शराब बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये मेरा आप लोगों को संदेश है। आप और प्रश्न जो करना चाहे आप प्रश्न करिए तो इस संबंध में और हम बताने का, हम आपको बिल्कुल लीक से हटकर बताने की कोशिश की है। लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, आलोचना करेंगे, उसकी हम परवाह नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बात आपको बता रहे हैं कि मेरे मन में इस प्रकार की धारणा है। तो इस तरह से आप और प्रश्न करेंगे तो और हम कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो शराब स्टेटस सिंबल बन रही है, इसमें आजकल के पिक्चरों का और गानों का भी कोई महत्वपूर्ण रोल है? आजकल के मूवीज में जो पिक्चरों में दिखाते हैं, पिक्चर का भी महत्वपूर्ण है। आजकल देखो पत्रकार माने 90% पीने वाले, ये पिक्चर वगैरह, कवि सम्मेलन वगैरह, कलाकार, इनमें तो आमतौर पर हो गया है। तो पिक्चर में भी उसका प्रभाव तो आता ही है। हम तो कई ठो ऐसे गीत सुने हैं कि शराब, अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अब उसमें क्या सिखाया है, शराब में नशा नहीं है, नशा तो आदमी के दिमाग में है। तो पैसे में नशा है तो पैसे का नशा, तो रूप का नशा, क्या इस प्रकार नशाबाज जो लोग होते हैं, वो शराब पीने वाले और नशाबाज लोग कुछ न कुछ तर्क गढ़ लेते हैं समझाने के लिए, उससे भी उसका दुष्प्रभाव तो होता ही है समाज में। लेकिन भाई अब इसको हम रोक भी नहीं सकते, क्या कर सकते हैं उन लोगों का? या तो समाज ही इन चीजों को बॉयकॉट करे। हाँ, समाज धीरे धीरे, समाज माने क्या, प्रश्न ये उठता है कि समाज मतलब क्या? तो समाज मतलब तो परिवार है। समाज की सबसे पहली इकाई परिवार, दूसरी इकाई है गांव। तो परिवार से हम शुरू करें ना कि भाई किसी क्या ज्यादा शराब चल रही है, हम टाल देंगे, नहीं जाएंगे तुम्हारे, कहेंगे उसको देख तू इस तरह से नहीं चलेगा तुम्हारा। यहां से हम शुरू करें, हम करें तो परिवार में रोकें। अपने परिवार में हम लोग किसी तरह से समझाकर, बुझाकर, डांट कर, पीट कर, जो करना हो परिस्थितिवश करके हम शराब को रोके। परिवार में रोके ना, गांव में रोके, अपने समूह में रोके, जात में रोके। जातियों में नियम बने ना, क्या दिक्कत है? पास करिए जात में कि हमारे जाति में मृत्यु भोज में या किसी शादी में शराब नहीं चलेगी, पास करिए ना।
ये तो नहीं करेंगे। करेंगे क्या? सरकार को रोकेंगे। इसलिए मैंने ये स्टैंड लिया है। और कोई प्रश्न इसमें तुम्हारा नहीं आ रहा है इनका? अच्छा, एक मेरा ये सवाल है इसमें हाँ, कि जो शराब पीने वाले लोग होते हैं तो उनको खुद को भी पता होता है कि ये इतना नुकसानदायक है, लेकिन जो भी इसमें नशा है या कारणवश नहीं छोड़ पाते हैं, तो उन्हें समझाने का कोई तरीका है? उनसे हम लोग मना तो कर नहीं सकते। देखो, एक बात ये है कि जो लोग नशा करते हैं वो लोग प्रारंभ तो या तो ऐसे ही कहेंगे मजाक में, किसी ने दोस्त ने कह दिया, पी लिए थोड़ा सा। नशा करने के बाद उनको मजा आता है, ये मोटी बात है। मजा आता है, उस नशे की आदत पड़ जाती है। तो शुरू में तो वो लोग नशे को गंभीरता से नहीं लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जैसे तुमको एक बात ये बताएं कि हमारे यहाँ बचपन में एक आदमी थे, वहाँ पर पान दुकान वाले सड़क से जा रहे थे, तो सड़क से जाते समय उनको रास्ते में गिरा हुआ कंबल दिखा और भोर का टाइम था। वो उस कंबल को उठा लिए और जब कंबल को उठाने गए तो कंबल समझ करके कंबल को उठाए तो वो कंबल नहीं था, भालू था। अब भालू पकड़ लिया उनको, अब वो चिल्ला रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हम लोग शराब को कंबल समझ करके उठा लेते हैं और वो भालू हमको पकड़ लेता है, अब हम छूट नहीं रहे हैं। अब उनके साथ जो था वो कह रहा था कि फेंक दीजिए कंबल को, फेंक दीजिए कंबल को। तो फेंक क्या दे, तो भालू पकड़ लिया उनको। तो ये स्थिति है। तो शराब जो होती है, इसको हम कंबल समझ करके टच करते हैं और वो भालू समझ करके हमको पकड़ लेता है, वही नहीं छोड़ती है हमको। हम खूब उसको दुत्कारेंगे। खास करके शराब के बारे में ये बताया जाता है, मैंने सुना है कि आदमी का जब दिमाग ठीक काम करता है तो वो शराब को छोड़ना चाहता है, छोड़ दे, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति कमजोर इतनी हो जाती है। खास करके वो अगर परिवार में अगर पत्नी के साथ रहता है, उस समय उसकी स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है कि फिर उसको पीना पड़ जाता है। इतनी कमजोरी उसके शरीर में आ जाती है, उत्तेजना खत्म हो जाती है उसके शरीर की। ये बड़ी भारी बात है और इसलिए वो शराब फिर से पीने लग जाता है। अब ये मुश्किल का काम है। शराब छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा जो वर्तमान में है, अगर आपके घर में कोई शराबी निकल गया, लीवर बर्बाद हो गई, मर जाएगा, आखिर तो 7-6 महीने में मरेगा ही, उसको सीधा ले जा करके जेल में बंद करवा दीजिए। थाने में रिपोर्ट करिए ये मारपीट करता है कह करके उसको जेल में बंद करवा दीजिए। 6 महीना जेल में रह जाएगा, जिंदगी बच जाएगी। लेकिन अब कोई ऐसा करता नहीं है। अपने परिवार का सदस्य है, कैसे करें? हम तो कराए थे रामानुजगंज में, 2-3 दिन के बाद उसके परिवार वाले, नहीं बाबू जेल में बंद कराना ठीक नहीं है, फिर ले आए, मर गया आखिर वो आदमी। तो मेरा ये मत है कि जेल में बंद करा दीजिए और कोई उपाय नहीं है शराब छुड़ाने का, और नहीं तो मरेगा ही आखिर तो। और कोई प्रश्न हो किसी का? अगर किसी को परिवार में पता चलता है कि कोई शराबी है तो उसको डायरेक्ट जाके बोलना है कि तुम छोड़ दो, कि कुछ करना है? समझ नहीं, उसको हम अब कैसे छूटे दे, क्योंकि हम उसको कहेंगे छोड़ दो, उसके बस का भी नहीं है। अगर हम उसको शराब उपलब्ध नहीं कराएंगे तो चोरी करने लग जाएगा, ये भी दिक्कत है। शराब पीने वाला जो है वो चोरी करके भी पिएगा, झूठ बोल के भी पिएगा,
ये भी है। इसमें सवाल है अभ्युदय द्विवेदी जी हाँ। का, यदि शराब गांजा बनना एवं बेचना बंद हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, सरकार को कि समाज को? नहीं, वर्तमान में तो सरकार समझ रही है उसको नुकसान। शराब अगर सरकार बंद कर दे, अभी ये कोरोना में बंद किए ना, पूरा माने नीचे से ऊपर तक पसीना आ गया है कोरोना में, क्योंकि चालू करना पड़ गया। वर्तमान में तो अगर सरकार बंद कर दे तो सरकार को टैक्स का नुकसान हो रहा है, ये बात तो हो रही है। लेकिन वैसे जो भी हो, किसी न किसी तरह से इसका शराब का समाधान तो खोजा जाना चाहिए। सरकार को बाहर कर दीजिए, तब सरकार टैक्स लगाती है, लगावे नहीं लगाती है मतलब। और समाज को सशक्त होके इसमें, हाँ, समाज को सशक्त होना चाहिए। तो हम एक प्रश्न है। हेलो। हाँ, बताओ। प्रश्न ये है कि शराब का लोग उपयोग टॉनिक के रूप में करते हैं या दवाई के रूप में या नशे के रूप में, कोई जहरीली शराब के रूप में? देखिए, मेरी जो जानकारी है, आमतौर पर ये कहा जाता है कि रेड वाइन पीने से शरीर को कुछ लाभ होता है, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग शराब का उपयोग करते हैं दवा के रूप में, लेकिन जो दवा के रूप में करते हैं उनमें से भी 10% लोग ऐसे रहते हैं जो वहां तक नियंत्रित रह जाते हैं। 90% की हैबिट हो जाती है। तो जब हैबिट हो जाती है शराब की, तो हैबिट हो जाने के बाद तो नुकसान हो गया। अब ये कैसे नापाया जाए कि हम दवा के रूप में, दवा दारू कहा जाता है, दारू के साथ दवा शब्द जोड़ते हैं, लेकिन ये कैसे कहा जाए कि हम बच जाएंगे, इतनी गारंटी हो तब ना। इसलिए प्रयत्न ये करना चाहिए कि दवा के रूप में भी नहीं लेना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि दवा के रूप में भी शुरू न करें। फिर भी अगर कोई दवा के रूप में लेता है तो लेता रहे, कोई विशेष बात नहीं है। कोशिश करिए कि दवा के रूप में भी शुरू मत करिए। हाँ, बताइए। प्रश्न ये है कि शराब को सामाजिक बुराई मानी जाती है, आपराधिक है, और नहीं होती। तो क्या कहते हैं, पहले भी लोग शराब का कहते हैं, पहले भी लोग शराब का इस्तेमाल करते थे प्राचीन समय में, और आज भी कर रहे हैं। तो रोकने के लिए कई प्रयास किए गए, गांधी जी ने भी किया था, सरकार ने भी टैक्स लगा के इसको बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब उसको लग रहा है इसमें फायदा है। दूसरा, देवता इसे सोमरस की तरह यूज करते थे और आपका राक्षस मदिरा के रूप में। तो कौन सही है, कौन गलत है, कौन इसका गलत उपयोग कर रहा है, कौन सही? देखिए, सोमरस शराब थी कि नहीं, एक बात तो मैं क्लियर नहीं हूं अभी तक कि सोमरस शराब थी कि नहीं। और दूसरा, गांधी जी ने कहीं नहीं कहा है कि बल प्रयोग करके शराब को रोका जाए। गांधी जी ने कहा है कि समझा करके रोका जाए। जैसे एक उदाहरण बताया तुम लोगों को कि एक मैं हूं और एक शराब पीने वाला है, हम लोग 2 आदमी हैं। अब हम तो शराब पीने वाले को कह रहे हैं कि शराब मत पियो, शराब पियोगे तो बोतल फोड़ देंगे, तुमको पीटेंगे। क्यों पीटोगे भाई? शराब पीना बुरा है, शराब पीना बुरा है तो हम तुमको नहीं पीने देंगे। हम यज्ञ करते हैं और वो आकर के कहता है कि हम यज्ञ नहीं करने देंगे। हम यहाँ भूखे हैं और आप जलाए जा रहे हैं घी और तेल और तिल और अनाज, तो आप हवन में डाले जा रहे हैं। हम कहते हैं कि यज्ञ करना अच्छा है। सवाल यह उठता है कि यज्ञ करना अच्छा काम है, ये कौन तय किया? मैं। और शराब पीना बुरा है, ये कौन तय किया? मैं। तो वो हमारा गुलाम है क्या? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम दोनों बैठ करके तय करें कि यज्ञ करना अच्छा है कि शराब पीना अच्छा है? क्या अच्छा है, दोनों बैठ के तय करें, और नहीं तो दोनों स्वतंत्रता से करें। कुछ लोग जो शराब नहीं पीते हैं
अपने काम को अच्छा कहते हैं, दूसरे काम को बुरा कर देते हैं। ये कैसे चलेगा? समाज में जो चल रहा है वो तरीका, सिस्टम गलत है। हम कन्विंस नहीं कर रहे हैं उसको, हम थोप रहे हैं उसके बाद। इसका हमको उत्तर चाहिए ना भाई, कि हम लोग 3 लोग हैं और 2 लोग मिलकर के पास कर दिए कि शराब पीना बुरा है या नहीं करना अच्छा है। उसकी कोई भूमिका ही नहीं है तीसरे आदमी की। इसलिए समाज की वो जो भूमिका है उसमें बल प्रयोग का कहीं प्रावधान नहीं है। कन्विंस करिए, बहिष्कार करिए। बहिष्कार करने पर तो सरकार ने रोक लगा दिया। बताइए, ये सरकार भी तो मूर्ख है एकदम। बहिष्कार करने पर रोक देंगे, हम बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, सबसे पहले देखिए, शराब या कोई भी गड़बड़ काम रुकेगा तो सबसे पहले परिवार की भूमिका होनी चाहिए। परिवार को सरकार ने बाहर कर दिया, गांव को बाहर कर दिया, सारा काम अपने पास जिम्मा ले लिया और उससे होना जाना कुछ नहीं है। और हमारे निकम्मे लोग सब काम अब सरकार के जिम्मे देना चाहते हैं। स्कूल सरकार चलावे, अस्पताल सरकार चलावे, शराब सरकार रोके, सब काम सरकार करे। तू क्या करेगा? प्रवचन देगा, खाली सरकार को उपदेश देगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए अब समाज का मतलब मिलजुल करके निर्णय हो। आप किसी पर थोप नहीं सकते हैं किसी बात पर जो उसके गिरफ्त में है उसको कन्विंस तो किया जा नहीं सकता, तो उसको हम कन्विंस भी नहीं कर सकते हैं, दबाव उस पर बना नहीं सकते। दबाव नहीं बना सकते हैं, तो हम उसको परिवार से भी अलग कर सकते हैं। तो, या हाँ। कोई तरीका खोजे, और नहीं तो हम जेल में बंद करा दें, क्या दिक्कत है? भेज दीजिए जेल में 6 महीने के लिए, छूट जाएगा उसका शराब। लेकिन सरकार को आप दबाव डालिए कि सरकार इसको रोके सबको, ये उचित नहीं है। तो जेल में अगर उसको बंद करवाएंगे तो इसको बल प्रयोग नहीं कहेंगे, ये उसके फंडामेंटल नहीं। तो हम अपने परिवार का ना करो, हम रोक रहे हैं, सरकार तो नहीं कर रही है। हाँ। फिर हम उसको जेल में बंद करवा रहे हैं तो उसकी सहमति से कि देख तू शराब छोड़ या घर से जा, नहीं तो जेल और में नहीं, अगर नहीं मानना है तो चल 3 महीने के लिए चलो जेल में। तो उसकी सहमति से ले जाइए ना, क्योंकि जब वो नशा पिएगा तब ना गड़बड़ करेगा। जब नशा नहीं रहेगा तब तो ठीक रहता है एकदम। उसका तो माने शराबी जो है नशा उतर जाता है तो ठीक रहता है। ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, तो जो इन हाँ, वो भी छुड़ाने एक का तरह का जेल सरीखा ही है, होता है। लेकिन हाँ। उसके बारे में जो सुना गया है कि वो वहां पर बल प्रयोग किया जाता है, और इसीलिए जो परिवार वाले लोग हैं वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना नहीं चाहते हैं। ठीक बात है। क्यों नहीं जाना चाहते हैं, इस संबंध में समझना पड़ेगा या समझा जाए क्यों नहीं जाना चाहते। ये तो समाज की यूनिट है, ये सरकार का हाँ, समाज की यूनिट है, उसमें तो सरकार का वही उसी का उपयोग कराया जाए धीरे धीरे। हमारा तो केवल ये कहना है कुछ भी करिए, लेकिन सरकार को उसमें इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि सरकार की नीयत भी ठीक नहीं है और सरकार को इन्वॉल्व करना भी ठीक नहीं है। तो हम लोग आज का ये विषय आज समाप्त करें। अगले सप्ताह फिर एक नया विषय हम लेंगे, आदर्श राज्य व्यवस्था क्या होती है, आदर्श राज्य व्यवस्था के क्या क्या गुण होते हैं, वो 3-4 गुण हम लोग विचार करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि वर्तमान में क्या हो रहा है, फलाना निकालना, ये सब नहीं। आदर्श राज्य व्यवस्था क्या होती है, ये कि हम राज्य से क्या उम्मीद करते हैं और राज्य को क्या क्या करना चाहिए, ये अगला विषय होगा हम लोगों का। इस विषय पर अगले रविवार को फिर 11 बजे हम लोग एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।